हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लड़के के बारे में जिसने इंडिया में तब इंटरनेट कंपनी शुरू की थी जब इंडिया में इंटरनेट को कोई ज़्यादा जानता भी नहीं था। इस लड़के ने अपनी ज़िंदगी में ऐसा दौर देखा है जब इसने कमाए हुए करोड़ों रुपए डूब गए थे। उल्टा उसके ऊपर कर्जा हो गया था। पर आज इस लड़के की नेटवर्थ 15,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो आइए जानते हैं इस लड़के की कहानी। इस लड़के का बचपन मुंबई सिटी में ही गुजरा और इस लड़के के पिता बिजनेसमैन थे, जिसकी वजह से घर में बिजनेस का माहौल था। इस लड़के के लिए अपने पिताजी ही सबसे बड़े इंस्पिरेशन थे। अपने पापा की तरह इसे भी बिजनेसमैन बनना था। पर हम सबको पता है, बिजनेसमैन बनने के बारे में सोचना जितना आसान होता है, उतना ही मुश्किल होता है एक रियल बिजनेसमैन बनना। इस लड़के ने टीनेज में 2-3 बिजनेसेस ट्राई किए थे, पर वो फेल हो गए थे। तो इस बार उसने बिजनेसमैन बनने के लिए घर से ही शुरुआत की और अपने पापा के साथ काम करने का डिसीजन लिया। उस लड़के के पापा की एक फैक्ट्री थी। जब ये लड़का कॉलेज में था, तो अपना कॉलेज कंप्लीट करने के बाद वो उस फैक्ट्री में काम करने जाता था। कॉलेज कंप्लीट करने के बाद 2 घंटे ट्रेन में ट्रैवल करके उसे फैक्ट्री जाना पड़ता था, तो उसे बहुत परेशानी हो रही थी। तो उस वजह से उसे कुछ नया करना था। तभी उसे एक कॉटन मेडअप्स का ऑर्डर मिला था। वो इस ऑर्डर के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। वो इस ऑर्डर को किसी भी हालत में कंप्लीट करना चाहता था। वो पहली बार इंडिपेंडेंटली कोई ऑर्डर हैंडल कर रहा था। उसने पूरी मेहनत और ईमानदारी से इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए काम किया था। ये एक एक्सपोर्ट ऑर्डर था जिसे यूरोप भेजना था। ये ऑर्डर तो कंप्लीट हो गया था, पर इस ऑर्डर में इसे नुकसान हो गया। पेमेंट पूरा ना मिलने की वजह से इन्हें बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। पर फिर भी इस लड़के ने सोचा, कोई बात नहीं, पहला ही ऑर्डर था। और वैसे भी यंग एज में जब आप गलती करते हो, तो उस गलती से सीख कर आगे बढ़ने की आप में क्षमता होती है। अपने पापा से परमिशन लेकर वो आगे यूरोप चला गया। अगर यूरोप में जाकर वो काम करेगा तो उसे शायद सफलता मिल जाएगी, ऐसा उसे लगा था। जिसके लिए वो 6 महीने यूरोप में रुका था। यूरोप में जाकर उसने बहुत कोशिश की थी, पर वो वहां पर भी फेल हो गया। जिसके बाद अगर यूरोप से अच्छी कोई प्लेस थी तो वो थी अमेरिका, जिसकी वजह से उसने अब अमेरिका जाने का सोचा। अमेरिका जाकर कोशिश करने के बाद भी जब उसे फेलियर का सामना करना पड़ा, तब जाकर उसे रियलाइज हुआ कि गलती वो कहाँ पर काम कर रहा है उसकी नहीं है, बल्कि उसे और बहुत सीखने की जरूरत है। कोई भी काम शुरू करने से पहले उस काम का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ये अब उस लड़के ने समझ लिया था। जिसके बाद उस लड़के ने यूएस में रहकर काम करने के बजाय पढ़ना स्टार्ट कर दिया और यूएस से उसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद यूएस में ही उसे आसानी से जॉब मिल गया। ये वो दौर था जब दुनिया में इंटरनेट काफ़ी नया था। इंटरनेट में काम करने वाली काफ़ी सारी कंपनीज मार्केट में आ रही थी। ऐसे ही एक कंपनी में इस लड़के को जॉब मिल गई थी। इन कंपनीज की तरफ इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे। सब इन्वेस्टर्स को यही लग रहा था कि यही फ्यूचर है, और अगर आज वो इन कंपनीज में पैसा लगाते हैं तो आगे चलकर वो बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। और उस वक्त कुछ कंपनीज अच्छा परफॉर्म भी कर रही थी, पर बहुत सारी कंपनीज बहुत अर्ली स्टेज पर थी। कई सारी कंपनीज के पास तो अपना प्रोडक्ट या सर्विस भी नहीं थी। सिर्फ एंड में डॉट कॉम लगा है ये देखकर ये कंपनीज आगे चलकर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, ऐसा सोचकर इन्वेस्टर्स इनमें बहुत सारा पैसा लगा रहे थे। इन्वेस्टर्स को इन कंपनीज का बिजनेस मॉडल भी समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी वो ब्लाइंडली इन कंपनीज में पैसा लगा रहे थे। 1999 में 450 कंपनीज के आईपीओज आए थे। उनमें से 117 तो सिर्फ इंटरनेट कंपनीज ही थी। और इन कंपनीज ने आईपीओ के जरिए लोगों से बहुत सारा पैसा उठा लिया था, जिसकी वजह से इन कंपनीज की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। यूएस में तब एम्प्लॉयज़ को सैलरी के साथ साथ कंपनीज के शेयर्स भी मिलते थे। कंपनीज की वैल्यूएशन बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई थी। तब एम्प्लॉयज़ के पास भी कंपनी के शेयर्स होने की वजह से एम्प्लॉयज़ भी काफ़ी रिच हो गए थे। ऐसे ही एक कंपनी के शेयर्स होने की वजह से ये लड़का भी करोड़पति बन गया था। पर जैसे मैंने बताया, इन्वेस्टर्स इन कंपनीज में ब्लाइंडली पैसा लगा रहे थे। इन कंपनीज के प्रमोटर यानी वो लोग जो इन कंपनीज को चला रहे थे, वो इन पैसों से सिर्फ वैकेशंस मना रहे थे। बहुत सारे पैसे लग्जरी ऑफिसेस और मार्केटिंग पे ही खर्च हो रहे थे। पर इन कंपनीज के प्रॉफिट में कोई भी इंक्रीज नहीं हो रहा था। कुछ कंपनीज तो लॉस में चल रही थी। कुछ कंपनीज ने तो 2000 में बैंकरप्सी के लिए फाइल कर दिया था, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स अब इन कंपनीज से दूर भागने लगे और इन कंपनीज की शेयर प्राइस तेजी से गिरने लगी। जिसके बाद तो बहुत सारी कंपनीज ने 2002 में बैंकरप्सी के लिए फाइल कर दिया और इसे ही डॉट कॉम बबल कहा जाता है, जो 2002 में बर्स्ट हो गया। जिसकी वजह से इस लड़के के पास जो करोड़ों के शेयर्स थे उनकी वैल्यू अब जीरो हो गई थी। इतना सब कुछ होने के बाद अब ये लड़का इंडिया वापस आ गया। वो कहते हैं ना, बी प्राउड इन योर ओन क्राउड। जब ये लड़का इंडिया वापस आया था, तब उसके पास इंटरनेट कंपनीज में काम करने का एक्सपीरियंस था। यूएस में तब उसने 1-2 साल पहले एक इंटरनेट कंपनी स्टार्ट कर दी थी, जिसे उसने इंडिया में स्टार्ट करने का डिसीजन लिया। इंडिया के लिए तब इंटरनेट बहुत न्यू कॉन्सेप्ट था।
ये लड़का इंडियन कंज्यूमर्स की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड था, जिसके बाद उसने अपने 2 कज़न्स को साथ में ले लिया और कुछ डिज़ाइनर्स और इंजीनियर्स को हायर कर लिया और अपनी कंपनी के लिए अपनी एक टीम बना ली। सबसे पहले तो इस लड़के ने एक वेब डेवलपमेंट की कंपनी बना ली थी। ये कंपनी दूसरों के लिए वेबसाइट्स डिज़ाइन करती थी। उस वक्त ये बहुत यूनिक कंपनी थी और बहुत सारे लोगों को अपनी वेबसाइट डेवलप करनी थी, जिसकी वजह से उनके पास बहुत सारा काम था, जिसकी वजह से अब उनका रेवेन्यू धीरे-धीरे बढ़ने लगा। फिर एक दिन इस लड़के की ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसके बाद इसकी पूरी ज़िंदगी ही बदल गई। उस दिन एक पंडित जी बहुत सारी लड़कियों की तस्वीरें लेकर उनके घर आए थे, इस लड़के की रिश्ते की बात करने के लिए। उन लड़कियों में से कोई भी लड़की इस लड़के को पसंद तो नहीं आई, पर उसके दिमाग में एक आइडिया ज़रूर आ गया था। इंडिया में अरेंज मैरिज के लिए लड़के-लड़कियों के पास बहुत कम चॉइसेस होते थे, पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस लड़के ने एक ऐसी वेबसाइट डिज़ाइन करने का सोचा, जहाँ पर उनके पास अनलिमिटेड ऑप्शंस हो और वो अपना मनपसंद लाइफ पार्टनर चुन सके। और यही आइडिया लेकर वो अपने टीम के पास चला गया और उन सबको ये आइडिया सुनाया। ये आइडिया सुनने के बाद सभी टीम मेंबर्स को ये आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था और पूरी टीम ने उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया और एक ऐसी वेबसाइट डेवलप की जिसका नाम था सगाई.com। इंडिया में ये बहुत न्यू कॉन्सेप्ट था। शुरुआत के दिनों में तो इन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा था, पर धीरे-धीरे उन्हें लोगों से अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा। लोगों की वेबसाइट्स डिज़ाइन करके और इस सगाई.com के बिजनेस की वजह से इस लड़के के पास अब 30 लाख रुपीज़ आ गए थे। पर उसे अब और ग्रो करना था, जिसके लिए उसे एक अच्छे डोमेन नेम की ज़रूरत थी। डोमेन नेम यानी वेबसाइट का नाम। जैसे facebook.com में फेसबुक ये उसका डोमेन नेम है। फेसबुक की तरह ही इस लड़के को एक ऐसे डोमेन नेम की ज़रूरत थी जो अट्रैक्टिव हो और लोगों को पसंद आए। बहुत सर्च करने के बाद उसे एक डोमेन नेम पसंद आया था जिसका नाम था शादी.com। पर शादी.com पहले से ही एक आदमी के पास रजिस्टर्ड था, जिसे बेचने के लिए वो 25 लाख रुपीज़ मांग रहा था। इस डोमेन नेम को खरीदने के लिए उसे ऑलमोस्ट अपना बिजनेस रेवेन्यू देना पड़ रहा था। ये एक बहुत रिस्की डिसीजन था, पर फाइनली उसने ये रिस्क लेने का सोचा और शादी.com ये डोमेन नेम खरीद लिया। उसका ये दाव सही निकला और लोगों को ये डोमेन नेम बहुत पसंद आ गया था और जिसका उसे बहुत ज़्यादा फायदा हो गया। धीरे धीरे उनका काम बढ़ने लगा और डोमेन नेम की वजह से लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलने लगा। काम बढ़ने की वजह से अब और लोग हायर करने की ज़रूरत पड़ने लगी। शुरुआत के दिनों में हायरिंग के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। पहले तो इंटरनेट कंपनी ज्वाइन करने के लिए कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था और जो लोग इंटरेस्टेड थे वो स्किल्ड नहीं थे। एक दिन ऐसे ही एक जर्नलिस्ट इस लड़के का इंटरव्यू करने के लिए आई थी। इंडियन कल्चर में शादी का बहुत ज़्यादा महत्व है, जिसकी वजह से उस जर्नलिस्ट को शादी के टॉपिक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। ये देखकर उस लड़के ने इंटरव्यू के बाद उस जर्नलिस्ट को ही हायर कर लिया, जो बाद में कंपनी की पीआर बन गई, या जिसे हम कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन पर्सन भी कह सकते हैं। इसी तरह जब और लोग इंटरव्यू करने के लिए आए थे, उनमें से एक पर्सन को प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पर सिलेक्ट कर लिया था। ऐसे ही धीरे धीरे हायरिंग बढ़ती गई और कारवा बनता गया। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए एक अच्छी टीम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसी टीम के साथ इस लड़के ने बड़े स्केल पर अपना काम स्टार्ट कर दिया। इंडिया में अब ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था और धीरे धीरे इस कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ रहा था। इस कंपनी का रेवेन्यू 3 से 4 करोड़ पर एनम हो गया था, जिसके बाद इस लड़के ने अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के बारे में सोचा, जिसके बाद उसने फर्स्ट मोबाइल ऑनलाइन गेमिंग कंपनी को स्टार्ट कर दिया था जिसका नाम था मौज। फिर आगे चलकर मकान.com नाम से एक ऑनलाइन कंपनी स्टार्ट कर दी जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करती थी। 2007 में अब इस लड़के को वेंचर कैपिटल से फंडिंग मिली थी, जिसके बाद उसने अपने टीम और बिजनेस और एक्सपांड करने के बारे में सोचा। अपने बिजनेस के लिए उसने नए गोल सेट कर दिए और अपनी कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ पर अपना पूरा फोकस लगा दिया। उस दौर में इस लड़के ने अपनी कंपनी के लिए बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया था, जिसके बाद कंपनी तेजी से ग्रो करने लगी, जिसके बाद अब उन्हें और फंडिंग मिलने वाली थी। अपने नेक्स्ट फंडिंग राउंड में उन्हें $25 मिलियन मिलने वाले थे और उसी हिसाब से कंपनी के प्लान्स बनने लगे और कंपनी का काम भी बढ़ने लगा। पर जैसे हम सबको याद है, 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे। पूरी दुनिया इकोनॉमिक स्लोडाउन से गुजर रही थी। बहुत सारे लोगों के पैसे उस वक्त डूब गए थे, जिसकी वजह से $25 मिलियन की जो फंडिंग आने वाली थी वो कैंसिल हो गई। इस ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन का इंडिया पर भी बहुत बुरा असर हुआ था। फंडिंग कैंसिल होने की वजह से शादी.com फिर से फेल होने लगा। जो कंपनी एक वक्त पीक पर थी, वो कंपनी 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से बहुत बुरी तरह से फेल होने लगी। बहुत सारे लोगों को कंपनी से निकालना पड़ा। कंपनी के 2 बिजनेस यूनिट बंद करने पड़े। पर 2008 के बाद धीरे धीरे इकोनॉमी में सुधार आने लगा और शादी.com ने फिर से बाउंस बैक किया। 2009 और 2010 में बड़ी मेहनत से इस कंपनी को उस लड़के ने फिर से खड़ा किया। जिस कंपनी ने इतने सारे उतार चढ़ाव देखे, उस कंपनी के ओनर की नेटवर्थ आज 15,000 करोड़ से भी ज़्यादा है।
अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे, ये स्टोरी है शादी.com के फाउंडर अनुपम मित्तल की, जिन्होंने इंडिया में पूरे मैरिज सिस्टम को ही बदल कर रख दिया। शादी.com मैट्रिमोनियल साइट्स में एक लीडिंग ब्रांड है जिनका मार्केट शेयर 40% से भी ज्यादा है। शादी.com कैसे काम करता है, आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले शादी.com के वेबसाइट पर साइन इन करना होता है, जिसमें हमें अपने सारे पर्सनल डिटेल्स शेयर करने होते हैं, जैसे नाम, उम्र, कास्ट, ऑक्यूपेशन। जिसके बाद यूजर से उसके चॉइस और इंटरेस्ट के बारे में पूछा जाता है और उसी हिसाब से शादी.com यूजर को परफेक्ट मैच दिखाता है। हम सबको पता है शादी करते वक्त फोटो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो शादी.com की वेबसाइट पर जो भी फोटोज अपलोड हो रही है उनका खास ख्याल रखा जाता है। अगर कोई भी फोटो हार्मफुल कंटेंट की कैटेगरी में आती है तो उसे तुरंत हटाया जाता है, जिसके लिए शादी.com ने एक स्पेशल टीम को हायर किया हुआ है। शादी.com ने कुछ ऐसे टूल्स डेवलप किए हैं जो जेंडर मिसमैच और फेक प्रोफाइल्स को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से शादी.com एक ब्रांड बन गया है। पर आप लोग सोच रहे होंगे शादी.com पैसा कैसे कमाता है, तो आइए इसे समझते हैं। शादी.com का रेवेन्यू मॉडल बहुत ही सिंपल है। शादी.com पर अपना प्रोफाइल बनाना एकदम फ्री है। कोई भी शादी.com पर अपना प्रोफाइल बना सकता है और अपने हिसाब से लाइफ पार्टनर सर्च कर सकता है। पर जब किसी को अपना मन पसंदीदा लाइफ पार्टनर मिल जाता है तो उसे कांटेक्ट करने के लिए शादी.com आपको प्रीमियम प्लान्स ऑफर करता है, जिसके बिना आप उस पर्सन से कांटेक्ट नहीं कर पाओगे। और इसी रेवेन्यू मॉडल से शादी.com एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई है। शादी.com अपने कंपनी के मार्केटिंग पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करती है। न्यूज़पेपर एड्स, टीवी एड्स के साथ साथ शादी.com सोशल मीडिया मार्केटिंग भी करती है। साथ ही साथ शादी.com अपने मार्केटिंग कैंपेनिंग में चाइल्ड मैरिज, डाउरी डेथ और वुमेन एम्पावरमेंट जैसे इश्यूज को भी रेज करती है और इन इश्यूज पर अवेयरनेस फैलाने का काम करती है, जिसकी वजह से उनकी अच्छी मार्केटिंग भी हो जाती है और उन्हें लोगों का अच्छा खासा सपोर्ट भी मिल जाता है। इस कंपनी के फाउंडर अनुपम मित्तल ने शार्क टैंक इंडिया में जज का काम किया है। वो 2010 से ही एक एंजल इन्वेस्टर्स के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने अब तक 200 से भी ज्यादा कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, जिनमें से 10 से 12 बहुत बड़ी फेमस कंपनीज है। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।